चलिए दोस्तों, आज हम आईटी ट्रेड सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे जो कल आप लोगों के जो एग्जाम्स है सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। तो आगे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सिलेबस दिखा देता हूँ आप लोगों के आईटी ट्रेड के। इसमें आप लोगों को जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को मिलेगा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के बारे में आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में सेकंड जो यूनिट है, सेकंड यूनिट में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा टेक्स्ट के बारे में, मतलब टेक्स्ट क्या होता है, और इसमें एनालॉग और डिजिटल साउंड के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और एमआईडीआई के बारे में पढ़ने को आप लोगों को मिलेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग जो यूनिट है आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे ई गवर्नेंस और ई डेमोक्रेसी। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को साइबर क्राइम और उसमें आप लोगों को अलग अलग प्रकार के साइबर जो अटैक होते हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग यूनिट की बात करेंगे यूनिट 4 में हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और इसमें आईपी टेपोग्राफी की बात करेंगे, और साथ में हम लोग इसमें मोबाइल स्विचिंग ऑफिस के भी बारे में बात करेंगे, और हैंड ऑफ के बारे में, और बेस स्टेशन के बारे में आप लोगों के लिए बात करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग यूनिट बात करते हैं, सिलेबस इसका देखते हैं 5th यूनिट का। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, गूगल ड्राइव और गूगल फॉर्म्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम लोग देखते हैं अब जो इसके में जो यूनिट फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा हूं, तो आप लोग इसको देख ले। यूनिट 1 में जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में यूनिट 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद में यूनिट जो 3 है उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, यूनिट 3 में जो डीसीए के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम लोग यूनिट 4 की बात करते हैं, तो यूनिट 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इसको आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप इसको अच्छे से देखें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यूनिट जो 5 है, हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाए। हमने जो ये आपको क्वेश्चन दिखाया उसके आंसर हम लोग नीचे दिखाएंगे, अब डिस्क्राइब यूनिट 1 के हिसाब से हम लोग आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो यूनिट 1 में जो पहला जो क्वेश्चन होने वाला था वो था आपका मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आप लोगों को पता ही है, जो मल्टीमीडिया जो होता है, मल्टीमीडिया एक प्रकार का बोला जाए है, तो एक प्रकार से ये मल्टीमीडिया का जो यूज करते हैं हम लोग, टेक्स्ट हो गया, ये जो ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, वीडियो हो गया, और जो इमेज होता है, इनसे मिलकर के मल्टीमीडिया का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, इसमें जो मल्टीमीडिया जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मल्टी और मीडिया, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें जो हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑडियो होती है, और वीडियो के फॉर्म में भी हो सकती है, इमेज के भी फॉर्मेट में भी हो सकती है, और एनिमेशन आदि के माध्यम से हम लोग इसमें मल्टीमीडिया में जो होती है, मल्टीमीडिया के माध्यम से आप लोगों को इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर का अगर हम लोग बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार के इसकी, जब हम लोग मल्टीमीडिया को स्टार्ट करते हैं तो इसकी आवश्यकता हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीमीडिया के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तो मल्टीमीडिया की आवश्यकता के लिए हमारे पास जो मल्टीमीडिया जो न्यू टेक्निक्स होती है उसका यूज करना होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट होता है, इमेज होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो होता है, वीडियो से मिलकर के हम लोग डिजिटल रूप से इसे क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें हम लोग जो बात करेंगे इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, इसका जो मल्टीमीडिया का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ पर होता है हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोगों को पढ़ करके जाना है। तो मल्टीमीडिया का जो उपयोग होता है बेटा बच्चों, ये सबसे पहले इसका एजुकेशन के क्षेत्र में होता है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल्स हो गए, जो कॉलेजेस हो गए, इनमें स्मार्ट बोर्ड जो होते हैं, इसका स्मार्ट क्लासेस होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो होते हैं इसके उपयोग, मल्टीमीडिया इन बिजनेस, मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में। तो व्यवसाय के क्षेत्र में देखा होगा आप लोगों ने, इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन या कॉलिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, बिल जो परचेस करते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीडिया का यूज हम लोग बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो फ्लिपकार्ट होता है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये अलग अलग प्रकार के जो सोशल मीडिया जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जो होते हैं, वेबसाइट्स होती है, इससे हम लोग आप लोगों ने देखा होगा प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो उसी के लिए हम लोग बात करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया इन बिजनेस, मतलब मल्टीमीडिया का यूज बिजनेस के रूप में इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका एंटरटेनमेंट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं मल्टीमीडिया का। मनोरंजन करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मूवी देखते हैं, है ना, ऑडियो गाने वाने सुनते हैं, तो ये सब मल्टीमीडिया के रूप में इस प्रकार से एंटरटेनमेंट का भी यूज किया जाता है मल्टीमीडिया का। चलिए दोस्तों, इसके बाद में जो आता है इसका एक गेम के क्षेत्र में, मतलब आप लोगों ने देखा होगा मल्टीमीडिया इन गेम के क्षेत्र में गेम्स खेलने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं मल्टीमीडिया। कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए के रूप में, एनिमेशंस के रूप में, 2D 3D के रूप में अलग अलग प्रकार से हम लोग मल्टीमीडिया का यूज करते हैं गेम के रूप में।
चलिए दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा पब्लिक प्लेस। जो पब्लिक प्लेस मतलब होता है जो सार्वजनिक जो जगह होती है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जो होटल्स होती है, आप लोगों के ट्रेन स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन होता है, शॉपिंग मॉल होता है, लाइब्रेरी होती है, किराना होता है, ये ऐसी जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पब्लिक प्लेस में होते हैं वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट होता है आप लोगों का इसका मल्टीमीडिया का यूज़ एक विजुअल रियलिटी के रूप में होता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल 2D 3D जब हम लोगों के पास मूवी जो होती है हम लोग देखते हैं टॉकीज बड़े बड़े सिनेमा में, तो वहाँ पर आप लोगों के पास एक आंखों में लगाने के लिए एक गॉगल मिलता है जो हमको 3D रूप में आप लोगों को क्या करता है, विजुअली रूप से आप लोगों को काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव रूप से आपको क्या करता है, वीडियो को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं विजुअल रियलिटी का। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि जो मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। मल्टीमीडिया के मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो टेक्स्ट होता है पहला एलिमेंट्स है ना, टेक्स्ट आप लोगों को जो पता है एक प्रकार से बोला जाए तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में होता है या स्पेशल प्रकार का कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, इसमें जो होता है हम लोग एक प्रकार से बोला जाए तो इसमें टेक्स्ट एक प्रकार का बोला जाए तो मैसेज होता है, एक प्रकार क्या होता है, मैसेज के फॉर्मेट में होता है टेक्स्ट। चलिए दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट होता है इमेज। इमेज आप लोगों को पता है एक प्रकार का बोला जाए तो ग्राफिक्स होता है ना। ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग जो भी जो जिसका अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, ये अलग अलग प्रकार के इसके एक्सटेंशन नेम होते हैं, इसके माध्यम से आपको इमेज को हम लोग तैयार करते हैं। ऑडियो जो होता है आप लोगों को पता है, ऑडियो फॉर्मेट्स मतलब जब आप लोग किसी प्रकार की म्यूजिक या गाने जो सुनते हुए जो होता है जिसमें आप लोगों को सिर्फ वॉइस आवाज आती है, वॉइस की आवाज आती है ना, जिसके लिए हम लोग मल्टीमीडिया मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं, है ना, जो क्या होता है हमें ऑडियो फॉर्मेट में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है ना। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वीडियो की। वीडियो मतलब एक प्रकार का बोला जाए तो जिसमें ऑडियो प्लस जो वीडियो होता है दोनों क्या होता है, दोनों का मिक्सअप होता है, जिसको बोलते हैं वीडियो। ठीक है, जिसमें हम लोग इमेज का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और ऑडियो का भी यूज कर सकते हैं, जिसका अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट्स होता है, जैसे होता है MPEG, AVI और WMV और एक फ्लैश और एक क्यूब टाइम्स का यूज करते हैं हम लोग इसके अलग अलग फॉर्मेट्स में। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास में जो एलिमेंट्स होता है वो होता है एनिमेशन। एनिमेशन जो होता है इमेज के इसमें जब हम लोग मूवमेंट करते हैं, किसी प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट देते हैं तो उसको हम लोग एनिमेशन का नाम देते हैं। जो क्या होता है, जिससे हमारा जो वेब पेज होता है वो काफी अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग इसके बात करेंगे कि मल्टीमीडिया के लिए हम लोग जो हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कि जब हम लोग मल्टीमीडिया का यूज करते हैं इसमें कौन कौन से हम लोगों के पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो पहला होना चाहिए आपके पास सीपीयू। आप लोगों को सीपीयू पता ही है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना, मतलब एक प्रकार का बोला जाए तो मेन सेंटर पार्ट होता है आपका कंप्यूटर का। इसके बाद में मॉनिटर होना चाहिए आप लोगों के, इसमें वीजीए है ना, मतलब जो मॉनिटर होना चाहिए वो ज्यादा वीजीए के फॉर्म में होना चाहिए, एसवीजीए के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, दोनों फॉर्म में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में वीडियो कैप्चर कार्ड होना चाहिए, मतलब वीडियो को कैप्चर करने वाला क्या होना चाहिए, कार्ड लगा होना चाहिए, जो क्या करता है एनालॉग सिग्नल को क्या करता है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद में फिल्म रिकॉर्डर होना चाहिए, मतलब आप फिल्म को क्या कर सकते हैं, जिससे रेजोल्यूशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की जो फिल्म होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के रूप में ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद में होना चाहिए साउंड कार्ड और जो स्पीकर्स होना चाहिए। साउंड कार्ड जो होता है आप लोगों को मान लो साउंड कार्ड की सहायता से आप लोग क्या करते हैं, जब भी आप किसी प्रकार के मूवी सुनते हैं या गाने सुनते हैं तो आपको जो आवाज आती है वो साउंड कार्ड के माध्यम से आती है, और जो स्पीकर्स लगे वो क्या करता है, आप लोगों को साउंड को स्पीकर के माध्यम से आउटपुट के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करता है ना, ध्वनि, जिससे आप लोगों ने सुना होगा स्पीकर के माध्यम से आपको क्या होती है, ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद में लगा होता है एयरफोन। एयरफोन का मतलब होता है आप लोगों ने देखा होगा, एयरफोन का मतलब जब हम लोग उसको क्या करते हैं, एक प्रकार से कान में लगाते हैं और हम लोग किसी प्रकार के प्लेयर के माध्यम से उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग गाने सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एयरफोन। प्रोजेक्टर जो होता है एक प्रकार की स्क्रीन होती है, प्रोजेक्टर एक इस प्रकार की स्क्रीन होती है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। वीडियो एक अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, वीडियो प्रोजेक्टर होते हैं, मूवी प्रोजेक्टर होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर, अलग अलग प्रकार के होते हैं। सेम उसी प्रकार से आपने डीवीडी जो देखा होगा, डीवीडी जो होती है एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक की होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक, इस प्रकार से इतने चीज की आपकी आवश्यकता है। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया की जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आप लोगों के पास मल्टीमीडिया के रूप में सॉफ्टवेयर कौन कौन से होना चाहिए। तो एक प्रकार से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, मल्टीमीडिया फाइल को देखने के लिए मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और एक मल्टीमीडिया फाइल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैंने बता चुका हूं पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम लोग इसको बहुत बार पढ़ा है ना। विंडोज 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, ये सब हमारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
चलिए दोस्त में है ना, हम लोग देखो ये बता रहा हूँ आपको, विंडो हो गया, आपका लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये आप लोगों का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, ये सब हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, इमेज के रूप में देखने के लिए। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया फाइल को बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा फोटोशॉप का यूज करते हैं, डायरेक्टर का यूज करते हैं, एबोट प्रीमियम का यूज करते हैं, साउंड एडिटर का यूज करते हैं, फ्लैश का यूज करते हैं, फ्रंट पेज का यूज करते हैं, एसआरएस का यूज करते हैं। जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं इसके प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रेजेंटेशन में हम लोग जब हम लोग ने देखा होगा प्रेजेंटेशन का भी यूज कर सकते हैं, इसमें प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टीमीडिया का। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है इसका, जो किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। जैसे यहाँ दिखाया गया एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और जर्नलिज्म के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। सेम मैंने इसको आपको ऊपर बता दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों के इसमें ये जो फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया, फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया ये अक्सर आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए एग्जाम्स में। चलिए दोस्तों मल्टीमीडिया का जो क्षेत्र होता है काफी विस्तृत होता है, इसका यूज हम लोग मार्केटिंग में करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के रूप में, बिजनेस के रूप में, इंटरटेनमेंट करने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका जो कैरियर काफी अच्छा है, मतलब फ्यूचर है। चलिए बात करते हैं इसका जो यूज होता है वर्कशॉप में करते हैं, बातचीत करने के लिए अलग अलग प्रकार के हम लोग फंक्शंस में मल्टीमीडिया का यूज होता है, जिससे आप लोग अपना क्या कर सकते हैं भविष्य अच्छा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसमें हम लोग बात करेंगे, इसके बाद में आता है कैरियर इन मल्टीमीडिया, मतलब इसका कैरियर मल्टीमीडिया का जो है कैरियर कहाँ पर है। तो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो इसका कैरियर बहुत सारे सेक्टर्स में दिया गया है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मल्टीमीडिया एसोसिएट प्रोडक्शन, गेम डिजाइनर, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजिटल वीडियो स्पेशलिस्ट, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स, वेब डिजाइनर हो गया, वेब कंटेनर्स हो गया, और वेब प्रोग्रामर, ऑर्थोरेट स्पेशलिस्ट के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। अब ये जो इसका यूज करते हैं इसके अंतर्गत जो आने वाले जो बिजनेस होते हैं, जैसे होते हैं मार्केटिंग होती है, शिक्षा, एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग सेंटर होता है, प्रेजेंटेशन होता है, इंटरटेनमेंट होता है, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं, जिससे क्या होता है डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन होता है, टेलीविजन और एजुकेशन आदि प्रकार के हमें क्या कर सकते हैं रोजगार मिल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बेटा कि इसके अंतर्गत हमें किस किस प्रकार की जॉब मिल सकती है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था मल्टीमीडिया एसोसिएशन प्रोड्यूस का जॉब मिल सकती है, आपको वेब डिजाइनर की जॉब मिल सकती है, वेब कंटेंट क्रिएशन स्पेशलिस्ट की जॉब मिल सकती है, आप लोगों को मल्टीमीडिया प्रोग्रामर ऑर्थोराइज्ड स्पेशलिस्ट की जॉब मिल सकती है, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रोडक्शन आर्टी स्पेशलिस्ट की जॉब मिल सकती है, मल्टीमीडिया वीडियो स्पेशलिस्ट की जॉब मिल सकती है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिल सकती है, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट की जॉब मिल सकती है, और आप इससे गेम को भी डिजाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, आप लोगों के सामने जो आने वाले सेकंड यूनिट पर हम लोग आ चुके हैं। तो सेकंड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाता है मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का उपयोग कहाँ पर होता है। तो टेक्स्ट के उपयोग आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, टेक्स्ट के बारे में, मतलब मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स टेक्स्ट के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। आप लोगों को पता ही है जो टेक्स्ट होता है एक प्रकार का बोला जाता है, एक बोला जाए तो सिंपल फॉर्मेट होता है, जिसका यूज हम लोग किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं टेक्स्ट का यूज करते हैं, है ना। इसके माध्यम से हम लोग ईमेल या जो मैसेज होता है मैसेज में भी हम लोग क्या कर सकते हैं टेक्स्ट का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट के साथ साथ हम लोग कुछ स्पेशल साइज सिंबल्स का भी यूज करते हैं, जिसका हम लोग जनरल भाषा में हम लोग कहीं पर भी इसका यूज कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों ये जो होते हैं टेक्स्ट के अलग अलग बोलते हैं, टेक्स्ट के अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है प्लेन टेक्स्ट होता है, एक फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, एक हाइपर टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है आप लोगों का, प्लेन टेक्स्ट को अनफॉर्मेटेबल टेक्स्ट भी कहा जाता है, मतलब जिसकी फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती, अर्थात जिस कैरेक्टर की में किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती, ऐसे फॉर्मेट को बोला जाता है प्लेन फॉर्मेट। चलिए इसके बाद में होता है फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जिसकी हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट को बोला जाता है फॉर्मेट टेक्स्ट, जिसको जैसे हम लोग कर सकते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, शेप लेकर के आ सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट्स को बोला जाता है फॉर्मेट टेक्स्ट। इसके बाद में जो आता है एक होता है आप लोगों का हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इट इज अ नॉन लिनियर तरीके से जिसे क्या किया जा सकता है पढ़ा जा सकता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को अन्य भागों में क्या कर सकते हैं पॉइंट करके आप उसे क्या कर सकते हैं लिंक कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर लिंक। इसकी अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है आप लोगों को, तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट को भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। रिच टेक्स्ट जो फॉर्मेट होता है एक प्रकार का बोला जाए तो टेक्स्ट एवं जो ग्राफिक्स को क्या करता है इनकोड करने की एक पद्धति होती है, मेथड होती है ना, जिसका जो सबसे पहले जो यूज किया गया था 1987 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे डेवलप किया गया था।
ये होता है अलग, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड एवं राइट कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा इसमें वर्तमान समय में जो MS DOS होता है, विंडो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैकेंटोस होता है, पावर मैकेंटोस, इनके बीच में हम लोग प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये जो प्लेन टेक्स्ट होता है, इसमें हम लोगों ने ये जो नॉर्मल आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, प्लेन टेक्स्ट को हम लोग बोला जाए तो रिच टेक्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए हम लोग नोटपैड का यूज़ करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। और HTML डॉक्यूमेंट जो होता है, HTML जो डॉक्यूमेंट होता है, आप लोगों को सबसे ज़्यादातर जो यूज़ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार का बोलता है, तो प्लेन टेक्स्ट का यूज़ करता है। इसमें जब भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो ये क्या करता है आप लोगों के प्लेन टेक्स्ट को, अब प्लेन टेक्स्ट को क्या करता है, वो बोला जाए तो फॉर्मेट टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम ही करता है आपका HTML। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग इसके बाद में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है OLE के बारे में, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आने की संभावना है इसको इस बार भी। तो ये OLE के कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लेते हैं। OLE का कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें क्या होते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करता है, आप लोगों का जो वर्ड पैड होता है, जो कोरल ड्रा होता है, उसमें हम लोग ज़्यादातर OLE कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग के जो फाइल्स जब हम लोग उसको जनरेट करते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो फाइल को क्या करता है, सपोर्ट करने का वर्क भी करता है। इसके माध्यम से हम लोग फाइल के जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग लिंक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग इसके जो होते हैं OLE को इंसर्ट करने के लिए निम्न प्रकार के हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको एडिट मेन्यू में स्थित जो होते हैं आपको इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट बटन, उस पर हम लोग क्या करना होता है, उसको क्लिक करना होता है। चलिए इसके बाद में ब्राउज ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद में क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्ट को टाइप करना होता है। इस प्रकार से ओपन सोर्स ऑप्शन को हम लोगों को करना होता है, यूज़ करना होता है ना। इसके बाद में हम लोग मल्टीमीडिया में फ़ॉन्ट की आवश्यकता क्या होती है, आप लोग बात करते हैं। फ़ॉन्ट की आवश्यकता का मतलब होता है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ करते हैं। एरियल का, एरियल अनकोड का, अलग अलग टाइम न्यू रोमन होता है, आप लोगों का बेल में एम्प्टी होता है, अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल्स होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ फ़ॉन्ट। मतलब आप फ़ॉन्ट को क्या कर सकते हैं, फोर्स जैसे अलग अलग स्टाइल्स में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिसके लिए हम लोग बोला जाए तो फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल का। अलग अलग प्रकार की फ़ॉन्ट स्टाइल्स होती है हमारे इसमें, जिसको हम लोग उसके बोलते हैं उसकी फैमिली के रूप में हम लोग बात करते हैं। जैसे टाइम न्यू रोमन होता है, उसकी एक फ़ॉन्ट स्टाइल होती है, टाइम इटैलिक्स होता है, टाइम बोल्ड होता है ना, टाइम्स बोल्ड इटैलिक होता है। ये अलग अलग प्रकार की उसकी क्या होती है, फैमिली होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों का अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक होता है आप लोगों का फ़ॉन्ट स्टाइल को नीचे रिप्रेजेंट किया गया, जैसे नॉर्मल का मतलब इसमें जो टेक्स्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बोल्ड का मतलब होता है इसमें जो टेक्स्ट लिखे हैं वो क्या होंगे, बोल्ड होंगे। इटैलिक का मतलब होता है इसमें जो टेक्स्ट लिखे होंगे वो क्या होंगे, इटैलिक फॉर्मेट में होंगे। और अंडरलाइन का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे क्या होगी, अंडरलाइन होगी। स्ट्रिक्ट थॉट का मतलब होता है कि आप लोगों ने कोई मैटर लिखा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन के माध्यम से ड्रैग कर देते हैं, उसको बोलते हैं उसका स्ट्रिक्ट थॉट। इसके बाद में होता है उसका डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है साइज। क्या होता है, साइज। मतलब उसका हम लोग जो एक डायमेंशन है, मतलब 1 इंच बराबर 72 पॉइंट बराबर उसका एक डायमेंशन को मेजर किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसकी बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोगों की बात आती है, इसका अलग अलग प्रकार के हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। उसमें फ़ॉन्ट का साइज भी बदल सकते हैं आसानी से आप अलग अलग प्रकार से। ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग इसकी स्केलिंग होती है। इसमें मतलब जो लाइन स्पेसिंग का भी स्केलिंग की, आप लोगों को कितने लाइन छोड़ना है इनके बीच में, उसको वर्टिकल लिखना है क्या, उसको हॉरिजॉन्टल लिखना है, आप लोग इस प्रकार से उसका है ना, उसको फ़ॉन्ट क्या करते हैं, स्केलिंग भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रैकिंग फ़ॉन्ट होता है, आप इसके फ़ॉन्ट को ट्रैक वाइज आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जिससे पेज को क्या होता है, डार्क भी आप कर सकते हैं। लोडिंग पेज होता है, जो लोडिंग पेज क्या करता है, आप लोगों की जो बॉडी टाइप होता है, जो क्या करता है, स्पेस को ऐड की जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे दिखाई दे रहा है आपको, इसमें इनके बीच में क्या किया जाता है, स्पेस को हम लोगों ने क्या किया, सेट किया। अलग अलग प्रकार के स्पेस होते हैं, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे सिंगल लाइन स्पेस होता है, डबल लाइन स्पेस होता है, 1.5 लाइन स्पेस होता है। अलग अलग प्रकार के लाइन स्पेस का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेम उसी प्रकार से मल्टीमीडिया में जो होता है, साउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। मल्टीमीडिया में जो साउंड होता है वो एक प्रकार का कंपन होता है, मतलब एक प्रकार की ध्वनि होती है, जिससे क्या होता है, आप लोगों के वाइब्रेशन के रूप में आप लोगों को आवाज़ आती है। मतलब
मतलब आप लोग जब भी कहीं जाते हैं आप लोगों ने देखा होगा म्यूजिक या गाने बजते हैं तो आपको एक प्रकार का वाइब्रेशन या कंपन आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका साउंड। चलिए दोस्तों, हम लोग इसके बाद में आप लोगों को एग्जाम पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन मोनो साउंड एंड स्टेरियो साउंड के बारे में आपको क्वेश्चंस आता है, तो आप लोगों को मोनो साउंड और स्टेरियो साउंड को भी अच्छे से पढ़ करके जाना है। स्टेरियो साउंड जो होता है दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र ऑडियो चैनल का यूज करके क्या करता है, अपने ध्वनि को क्या करता है, रीजनरेट करता है, और इसकी जो विभिन्न दिशाओं में सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है उसको क्या करता है, छाप को रिप्रेजेंट करता है। ये एक प्रकार की बोला जाए तो जो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक में जो ध्वनि सुनाई देती है उसी को बोलते हैं मोनो साउंड। चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की चीज होती है। इसके अंतर्गत अगर बोला जाए तो इसको स्टेरियो साउंड को अंतर के रूप में भी बताया, मतलब उसके बेस के आधार है ना, बेस होता है एक इसका मोनो और स्टेरियो साउंड का अलग अलग प्रकार से। इसका जो परिचय बात किया तो इसमें क्या होता है, एकल चैनल होता है, इसमें बहुदिशा मतलब इसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं। इसमें इसकी जो लागत की बात करें तो इसकी रिकॉर्डिंग और जो जनरेट करने के में इसमें कम महंगा होता है, और ये क्या होता है, रिकॉर्डिंग और जनरेट करने में ये क्या होता है, अधिक कॉस्टली होता है। इसके रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो हम लोग इसमें जो इसको रिकॉर्ड करना क्या होता है, आसान होता है, और इसको रिकॉर्ड करना थोड़ा टेक्निकल्स होता है, मतलब इसके लिए जिसको इसका नॉलेज होता है वही बंदा उसे क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। इसकी बात करेंगे, इसके जो सिंबल्स होते हैं, संकेत होते हैं, इसमें ना इसके माध्यम से रूट में किया जा सकता है, और इसमें दो या दो से अधिक रूट के बीच में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है आप लोगों को मैंने बताया, सार्वजनिक पता है एड्रेस प्रणाली में किया जाता है, रेडियो टॉक शो में किया जा सकता है, श्रवण यंत्र में किया जा सकता है, टेलीफोन में किया जाता है, मोबाइल संचार में किया जाता है, और FM रेडियो के स्टेशन के भी रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसका जो यूज करते हैं आप लोगों ने देखा होगा सिनेमा मॉल में, टेलीविजन में, संगीत में, खिलाड़ी और FM रेडियो स्टेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ये एकल चैनल होता है, एक चैनल का यूज करते हैं, इसमें दो चैनल का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आता है साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट मतलब इसमें जो साउंड का हम लोग इफेक्ट देते हैं, जब हम लोग म्यूजिक को तैयार करते थे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, साउंड इफेक्ट को कम ज्यादा करते हैं। तो ये जो साउंड इफेक्ट होता है वो अलग अलग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है FM सिंथेसिस साउंड होता है, और एक वेव ट्रबल साउंड होता है। आप लोगों ने देखा होगा बेस के भी रूप में आप लोगों को साउंड आता है, और एक जो ट्रबल्स होता है इसके रूप में आप लोगों को साउंड आता है। तो ये अलग अलग प्रकार के आप लोगों को साउंड होते हैं, इनकी रेंज अलग अलग प्रकार से होती है। एक रेंज में ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसका स्ट्रक्चर, आपको इसको भी बना करके आना एग्जाम्स में। वेव के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, ये वेव मतलब एक प्रकार की स्टैटिक्स दिखाई दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा सोनोग्राफी करने जाते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को इस प्रकार की चीज वेव के रूप में आपको दिखाई देती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोगों के पास जो होता है एक क्वेश्चन आ सकता है जिसका नाम है आपके पास एनालॉग वर्सेस डिजिटल साउंड में अंतर। आपको ये भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को एनालॉग साउंड पता होना चाहिए। एनालॉग जो साउंड होता है एनालॉग एवं डिजिटल में किसी प्रकार के बेसिक तरीके से स्टोर किया जाता है, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट कहा जाता है ना। इसको अलग अलग प्रकार से हम लोग इसमें एनालॉग के माध्यम से रिकॉर्ड क्या करते हैं, साउंड को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। देखो आप लोगों का एनालॉग सिग्नल इस प्रकार से होता है, और जो डिजिटल सिग्नल होता है इसके प्रकार, इसमें 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। इसमें किसी प्रकार की जो वैल्यू होती है ये आप लोगों का इस प्रकार से कन्वर्ट होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो होता है हम लोगों के पास ये होता है मल्टीमीडिया में जो विभिन्न फाइल्स होती है, इसके बारे में हम लोग इसके फॉर्मेट्स को देखेंगे, है ना। जो मल्टीमीडिया के फाइल्स के अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रियल मीडिया, ये आप लोगों का रियल मीडिया होता है, एक AVI होता है, ऑडियो वीडियो इंटरवेट मीडिया होता है, इसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के आपके मल्टीमीडिया के फॉर्मेट्स होते हैं। MP3 फॉर्मेट्स में होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वेव के फॉर्म में भी होता है, आप लोगों ने देखी होंगे। तो ये आप लोग इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है आपका MIDI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। MIDI मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है एक प्रकार का, है ना, जिसको हमें क्या करता है, जो सिंक्रोनाइज रूप से उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है रियल टाइम के आधार पर। चलिए दोस्तों, एक प्रकार का जैसे कंप्यूटर होता है हम लोग जिसमें गाने वाने सुनते हैं आप लोग, एक प्रकार म्यूजिक सिस्टम्स होता है जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं MIDI साउंड का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग MIDI का अगर हम लोग एक्सटेंशन में बात करेंगे .RMI इसका एक्सटेंशन नेम होता है। आप इसको थोड़ा सा देख लें अच्छे से, आप लोगों के सामने MIDI के बारे में अच्छे से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें साउंड हम मिक्सिंग की बात करेंगे तो साउंड को आप इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग्स कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जिसके लिए हम लोग क्या कहते हैं AVS ऑडियो एडिटर का यूज करते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट होता है एक साउंड फोर्स है। आपको बहुत ही क्वेश्चंस पूछा जाता है साउंड फोर्स होता क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा साउंड फोर्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव रूप से अपने डिजिटल साउंड को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इसमें जो साउंड को होता है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑडियो ट्रैक के रूप में आप इसे क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं साउंड फोर्स विंडो का। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे
हमारे पास यूनिट नंबर 3 आती है। यूनिट नंबर 3 में हम लोग ई गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। ई गवर्नेंस जो आप लोगों को पता है, आप लोगों की जो हमें गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं ये आप लोगों का ई गवर्नेंस कराती है, जो जिससे क्या होता है आम जनता को क्या होती है फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग ई गवर्नेंस। मतलब जो भी आप लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं उसको बोला जाता है ई गवर्नेंस, जिसके अंतर्गत हम लोग बोला जाए तो इसे अलग अलग प्रकार से शब्दों से मिला गया। ई और गवर्नेंस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना, जिसका काम अलग अलग प्रकार। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नमेंट का होता है गवर्नमेंट, है ना, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक चीज को क्या कर सकते हैं, फोन, लैपटॉप आदि के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग बात करके कुछ इसकी एडवांटेज होते हैं, मतलब इसके कुछ लाभ होते हैं। लाभ के में इसमें एडवांटेज में बात करेंगे तो इससे क्या होता है, हम लोग कार्य में तेजी ला सकते हैं, इसकी पारदर्शिता होती है इसमें। इसके कुछ ई गवर्नेंस में लागत में कटौती होती है, कम पैसे में हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। पर्यावरण में लाभ होता है, मतलब पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। जवाबदेही होता है, इसका जवाब देना होता है सरकार को। आपको क्या करना होता है, आपको ऊपर तक से लेकर नीचे से लेकर के ऊपर तक के पूरा जवाब देना होता है। इसके बाद में हम लोग लोगों के लिए ये क्या होता है, फायदेमंद होता है। साथ में हम लोग इसके कुछ बात करेंगे डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज मतलब इसमें क्या हानि है हमारे, है ना, ई गवर्नेंस के साथ आपको क्या नुकसान होता है ना। हर लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही कि इसका जो गवर्नमेंट की जो सुविधा है उसका हर कोई लाभ नहीं उठा सकता, है ना। पहुंच में कमी होना, मतलब आप लोग इस गवर्नमेंट तक क्या हर कोई व्यक्ति आसानी से पहुंच नहीं सकता। साथ में इंटरनेट की सुविधा नहीं होना, मतलब अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा नहीं सकते। साथ ही इंटरनेट को सुरक्षित ना होना, मतलब आपका डाटा होता है वो क्या होता है, सिक्योर नहीं होता, आपने वो देखा होगा। सेम उसी प्रकार से होता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की बात करेंगे तो आपके बाद में जो होता है ई गवर्नेंस का मतलब होता है ना है ना। ई गवर्नमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो होता है आप लोगों का G2C होता है, मतलब एक बोला जाए G2C गवर्नमेंट टू बोला जाए तो कस्टमर, एक होता है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, एक होता है आपका G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, एक होता है G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के जो इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार से आपकी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 क्या होती है, ट्रांसफर होती है, जिसको बोलते हैं ई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत आप लोगों को बहुत सारे इसके टाइप्स भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको जो बताया ये इसके प्रकार थे। मतलब आपकी जो होती है आप लोगों का G2C होती है, G2B होती है, G2E होती है और G2G होती है। ये आप लोगों के उसके ई गवर्नेंस के टाइप्स है बेटा। आपको टाइप्स को भी लिख करके आना है, यहाँ पर नहीं लिखा हो, नीचे लिखा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग इसके अंतर्गत ये आप लोगों को गवर्नमेंट क्या क्या आप लोगों को किस प्रकार की योजना का लाभ दिलाती है। आप लोगों को वैसे ही पता है कि अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट क्या होती है, आप लोगों को लाभ दे रही है। एक से एक गवर्नमेंट अपनी अलग अलग प्रकार की योजना को लेकर के आ रही है, जिसके लिए अलग अलग प्रकार की वेबसाइट है। जैसे आपको बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट की अलग अलग वेबसाइट्स होती है, आप लोगों ने देखा होगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पीपीपी मॉडल। ये पीपीपी जो मॉडल होता है ये मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पार्टनरशिप रहते हैं ना। पब्लिक जो होती है मतलब जनता जो होती है प्राइवेट लोगों के साथ में क्या करते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो एक प्रकार से क्या करती है, पार्टनरशिप करती है और अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा चलाती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, आप लोगों के जो गवर्नमेंट से क्या करती है, एक प्रकार से पार्टनरशिप कर लेती है और उनको जब जरूरत होती है गवर्नमेंट को तो वो उनको क्या करते हैं, उसका फंड प्रोवाइड की जाती है, तो जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पीपीपी मॉडल का। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इसके बाद में जो होता है इसका कुछ एडवांटेज होते हैं पीपीपी मॉडल के। तो पीपीपी मॉडल के जो अलग अलग इसमें जो होते हैं, परियोजना में सही लागत और कम समय में इससे आपका जो काम होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, कम समय पूरा होने के कारण इसमें जो योजना का इसमें आय की भी क्या होती है, कम समय में इसकी क्या होती है, शुरुआत हो जाती है, जिससे आपका क्या होता है, उन्नति हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है आपके आसपास में। चलो, इससे आप लोगों को क्या होता है, श्रम और जो कम पूंजी से आप कम पैसे में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा आप अपना लाभ उठा सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ई गवर्नेंस की। आप लोगों को मैं बताया ई गवर्नेंस की ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही कौन कौन सी वेबसाइट है, अलग अलग आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आपको जैसे आय प्रमाण पत्र बनाना होता है, जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है, इनकी अलग अलग वेबसाइट्स है। आप इनमें जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार आप लोगों ने देखा होगा
खनौती होती है, जैसे जो खेत होते हैं उसमें नगर पालिका की होती है, इनके पैन कार्ड बनाना होता है, राशन कार्ड बनाना होता है, इनकी सबकी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की वेबसाइट होती है। तो ये सब वेबसाइट होती है आप लोगों की ई गवर्नेंस की। जैसे कि आपको आधार कार्ड बनाना है, वोटर आईडी बनाना है, आप लोगों को दैनिक मतलब आपको जो दैनिक जीवन में जो बाजार का भाव कम ज़्यादा हो रहा है, आपकी जो मंडी है, मंडी में जो कम ज़्यादा रेट होते हैं उनके बारे में आप लोगों को इनकम रिटर्न आप लोग फाइल करते हैं। तो इनकी सब के बारे में इतने सारी इसकी वेबसाइट अलग अलग दी हुई है, आपको इनको वेबसाइट को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल लॉकर का भी यूज़ किया है, तो डिजिटल लॉकर की भी वेबसाइट आपके सामने दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में होता है ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी जो होता है, बोला जाए तो ई डेमोक्रेसी जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो डेमो शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है जनसाधारण, और कृषि का शब्द का अर्थ होता है उसे जोड़ना। ठीक है, जिसका मतलब होता है शासन। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों को जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है, आप लोगों को इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ये 21वीं सदी में हुई थी ई डेमोक्रेसी की। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में इसकी कुछ आवश्यकताएं होती है कि इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पर होती है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में एमपी ऑनलाइन सर्विस के बारे में, एमपी ऑनलाइन सर्विस के बारे में आप लोगों को तो पता ही है, एमपी ऑनलाइन सर्विस क्या होती है, कब से चालू है, इसमें किस किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड होती है। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा। हम लोग नेक्स्ट सीएम हेल्पलाइन क्यों करते हैं, किसी प्रकार की कंप्लेंट आना होता है तो हम लोग सीएम हेल्पलाइन का यूज़ करते हैं, पोर्टल का अलग अलग प्रकार के। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोगों को बात करेंगे। इसके बाद में आधार कार्ड की जो सर्विस होती है वो आप लोगों को पता है, इसको अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। आधार कार्ड क्या होता है, इसको कौन प्रोवाइड करता है, किसके द्वारा किया जाता है, कितने नंबर का होता है, डिजिट का होता है, आप आधार कार्ड के बारे में कैसे कैसे इसे अप्लाई करते हैं, आप इसको पूरे तरीके से अपने मन से विस्तार से आप लिख सकते हैं। आपको पता है कहाँ जाना होता है, आधार कार्ड आप लोगों ने तो बनाया ही होगा। तो इस प्रकार से साथ में आप लोगों ने देखा होगा आधार कार्ड को आप लोग ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं, वो अभी आपको पता है। आधार कार्ड की वेबसाइट में जाकर के आप आधार कार्ड का स्टेटस को क्या कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा आप लोगों को। ठीक है, कभी कभी आप लोगों को टिप्पणी पूछी जाती है, तो आपको जैसे उमंग ऐप के बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा। उमंग ऐप के बारे में आप लोगों को कभी कभी टिप्पणी आ सकती है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके जाए। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस आने वाला है, हमेशा आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर का क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकता है। डिजिटल लॉकर जो है उसमें भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को नागरिकों के लिए पैन कार्ड, जो पासपोर्ट होता है, मार्कशीट होती है, जो डिग्री होता है, इन प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप से डाटा को मतलब डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल लॉकर का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, जिसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, डिजिटल लॉकर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट होती है www. बोला जाए digitallocker.gov.in पर इसको लॉगिन करना होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आईडी बना सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना होता है, 1 by 1, है ना। इसके बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स मतलब डिजिटल लॉकर का उपयोग करके आप कोई भी इसके साथ क्या कर सकता है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकता। इससे आपके जो डॉक्यूमेंट होते है ना, नकली नहीं हो सकते, मतलब ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट दिखेंगे। साथ में इसकी इसी प्रकार से हम लोग इसके साफ एंड स्वच्छ रूप से ये प्रोसेस होती है, मतलब किसी प्रकार की वो नहीं होगी, किसी भी प्रकार का आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी नहीं होती। सेम होते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी मतलब आप लोग जिसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से या सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पर आजकल मैगजीन मिल जाएगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे, इमेज मिल जाएगी, साउंड फाइल्स मिल जाएंगे, ऑडियो फाइल्स आप आसानी से उसको देख सकते हैं। उसी को बोला जाता है डिजिटली, मतलब जो भी एक माध्यम जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जो भी डाटा हम लोग प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटली। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी। सेम आप लोगों ने देखा होगा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मतलब एक प्रकार उसके प्रकार को पूछा जाता है आप लोगों की, साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। साइबर क्राइम का मतलब होता है आप लोगों के गैर कानूनी की किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, जो टेक्निक्स होती है, जिसका यूज करके जो क्या करता है, कंप्यूटर का यूज करके क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट के साथ क्या करता है, एक प्रकार से छेड़खानी करता है, जिसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के साजिश रचाता है। मतलब चोरी करना होता है, धोखेधड़ी करना होता है, जाल साजिश करना होता है किसी प्रकार की हमारी इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, इसको हमारी इंफॉर्मेशन का जो इंफॉर्मेशन को चुराना होता है, ये सब आप लोगों के एक प्रकार का क्राइम होता है, जिसको बोलते हैं साइबर क्राइम, है ना। अब ये जो साइबर क्राइम होता है ये अलग अलग प्रकार के होता है। स्पाइवेयर होता है एक प्रकार का, इसी प्रकार से आपका मालवेयर भी होता है आप लोगों का, सेम इसी प्रकार के स्पाम मेल भी होता है आप लोगों का, एक होता है लॉजिक बम, डेंटल ऑफ सर्विस। ये अलग अलग प्रकार के इसका यूज करते हैं हम लोग। इसमें टाइबर मतलब बोला जाए इसके टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं। जैसे ईमेल फ्रॉड होता है, आप लोगों ने देखा होगा ईमेल के माध्यम से, है ना, आप लोगों को जो मेल आता है उसके लिए
है ना। साथ में फिशिंग एक प्रकार का जाल बिछा करके आईडी एंड पासवर्ड चुरा लिया जाता है किसी भी प्रकार के फेसबुक के जो होते हैं आप लोगों के सोशल मीडिया होते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जाल बिछा करके भी आपके आईडी पासवर्ड के लिंक के माध्यम से आपको क्या करते हैं, कुछ भी भेज देते हैं, आपको लिंक भेजा जाता है और उस पर क्लिक कर दो तो आपके पूरा जो डाटा होता है वो अगले व्यक्ति के पास चला जाता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं एक ईमेल स्पूकिंग होता है, मतलब ईमेल के माध्यम से आप लोगों के पास में अलग अलग प्रकार के ना नाम से, गलत नाम से आप लोगों को भेजा जाता है और आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए इसके बाद में एक हैकिंग होता है। हैकिंग करना है मतलब आपकी पूरी जो इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को एक प्रकार की जो कंप्यूटर या तो जो वेबसाइट्स होती है उसको हैक कर लिया जाता है बिना मर्जी के। तो इस प्रकार के जो बोला जाए तो क्राइम करना ही कहलाता है आप लोगों का, है ना, साइबर क्राइम। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन की, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है वो 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब बिना वायर के जो भी इंफॉर्मेशन होती है और जिससे आपका इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है, जिसको बोलता है वायरलेस कम्युनिकेशन। जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के मोबाइल फोन देखा होगा आपने, जीपीएस होगा, रिसीवर होगा, रिमोट कंट्रोल होगा, ब्लूटूथ होगा, ऑडियो होगा और एक वाईफाई, ये सब हमारे वायरलेस क्या होते हैं, टेक्निक्स होती है। जैसे आप लोगों को बताया मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ बताया आप लोगों को, वाईफाई होता है आप लोगों को पता है, ये VI MX अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स है जिसके माध्यम से हम लोग वायरलेस क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक वाईफाई का एडवांस वर्जन होता है लाईफाई, ठीक है। चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में होता है मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी भी अलग अलग प्रकार की होती है, 1G होती है, 2G होती है, 3G होती है, 4G होती है और 5G अलग अलग प्रकार की इसमें टेक्नोलॉजी आई है, जिसके आधार पर हमारी जो मोबाइल की स्पीड को कम ज़्यादा किया गया है। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी को भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है, 1G 2G 3G 4G और 5G के बारे में। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग IMEI नंबर, आप लोगों ने देखा हो जब भी हम कोई मोबाइल फ़ोन या किसी प्रकार मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन मोबाइल इक्विपमेंट होता है, जो क्या होता है 15 डिजिट का होता है ना, जो GSM और CADM है आप लोगों की जो सिम होती है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। जो मोबाइल फ़ोन होता है आपको यदि IMEI नंबर को फाइंड आउट करना होता है तो आप लोग लिख सकते हैं *#06# डायल करके आप IMEI नंबर को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं हम लोग सिम क्या होती है, आप लोगों को पता है सब स्क्रिप्टर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है इसका फुल फॉर्म, आप लोगों ने देखा होगा ये एक प्रकार का GSM नेटवर्क के रूप में होता है, इसका यूज ज़्यादातर आप लोग मोबाइल फ़ोन में करते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आप लोगों को कि जो GSM होता है, GSM जो होता है एक प्रकार की सिम ही होती है, लेकिन इसका जो आविष्कार किया था 1970 में किया था, जब आप लोगों का मोटोरोला नामक जो आप लोगों का मोबाइल फ़ोन था उसमें हम लोग GSM का यूज़ करते हैं। एक CDMA भी होता है, CDMA मतलब इसका होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, इसका भी यूज़ करते हैं। ये भी एक प्रकार की बोला जाए तो स्पेशल कोडिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग एक बात करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अलग अलग प्रकार के इसमें। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी हो रहा है वीडियो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको सेंसर नेटवर्क के बारे में आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। सेंसर नेटवर्क क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सारे सेंसर नेटवर्क होते हैं, जैसे बोला जाए तो डोर सेंसर होता है, अलग अलग प्रकार के जो आप लोगों को प्रदूषण होते हैं उसको भी सेंसर करने के लिए, इन्वायरमेंट को क्लियर करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के सेंसर डिवाइसेस का यूज़ किया है, जिसके लिए हम लोग सोर्स जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स पर अलग अलग प्रकार के आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं। तो ये आप जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट होता है काफ़ी सुरक्षित रहता है, इसके लिए हम लोग सेंसर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें एक बात होती है तो आप लोगों के पास में ISP के भी बारे में पूछ सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, आप लोगों को पता है, जो हमें क्या होता है इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को बोला जाता है ISP, है ना, मतलब आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसमें हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ होता है, मेल बॉक्स का यूज़ करते हैं, हम लोग होस्टिंग का यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार के हम लोग चीज़ का यूज़ करते हैं, है ना, ट्रांजिस्ट का यूज़ करते हैं, वर्चुअल का यूज़ करते हैं, फ्री IPS का यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार से। मोबाइल कंप्यूटिंग ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए, है ना। मोबाइल कंप्यूटिंग आप लोगों ने मोबाइल तो यूज़ करते हैं, हर एक बच्चा यूज़ करता है ना, जिसमें हम लोग हॉटस्पॉट का यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार के सिम का यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड से आप सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं, नेटवर्क का यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है। इसके बाद में आता है एक सेलुलर सेल सिस्टम होता है। सेलुलर सेल सिस्टम मतलब आपने देखा होगा जो मोबाइल फोन होते हैं वो सेलुलर सेल सिस्टम से कनेक्टेड है, मतलब जो टावर्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, जो क्या होते हैं आप लोगों के किसी जो आप लोगों के बिल्डिंग्स होती है या आप लोगों के एक जो जगह होती है, फिक्स लोकेशन होती है, जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टावर को क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं
इसको ही बोलते हैं हम लोग सेलुलर सेल सिस्टम। चलिए दोस्तों, हम लोग इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मोबाइल स्विचिंग ऑफिस की। मोबाइल स्विचिंग ऑफिस का जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MTSO, मतलब जब आप लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब लोग ट्रांसफर होते हैं और जब हम लोगों के बीच में कुछ समय के लिए क्या होता है, आपका नेटवर्क क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को भी बोला जाता है ना, MOTA, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस। मतलब आप अलग अलग, अगर आप मान लो एग्जाम्पल्स के लिए देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल्स में बताया अलग अलग टावर्स होते हैं। आप एक टावर से जब आप दूसरे टावर्स में जब प्रवेश करते हैं तो जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं बैक स्टेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड आउट्स। तो आप लोगों ने देखा होगा हैंड आउट्स मतलब होता है जब एक सेल या दूसरे सेल के बीच में जो होता है ट्रैवल, क्या होता है, आप लोगों के सिग्नल ट्रैवल होते हैं और आपका कुछ समय के लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या हो जाता है, रुक जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है, उस प्रोसेस को ही बोला जाता है हैंड ऑफ के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं आप लोगों ने हैंड ऑफ को, एक होता है हार्ड हैंड ऑफ होता है और एक होता है आप लोगों का सॉफ्ट हैंड ऑफ। ये एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों के, 3 टावर दिए हुए, ये मोबाइल फोन है। आप इस लोकेशन पर जब आप जाएंगे, मतलब इसकी एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आप जाएंगे तो आपका जो सिग्नल होगा कुछ समय के लिए क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी के अंतर्गत होता है एक बेस स्टेशन। बेस स्टेशन मतलब जो टावर होता है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा एक जगह पर लगा हुआ रहता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं, है ना, बेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में लास्ट, ये थोड़ा सा गलत हो चुका है, ये यूनिट अगर बोला जाए तो 5वीं यूनिट है, लास्ट यूनिट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे AI के बारे में और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें क्या होता है, खुद के इतनी सोचने की क्षमता होती है कि जिसके द्वारा आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको आसानी से वो क्या करता है, उसके साथ कार्य करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग AI। इसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, बोला जाए तो अलग अलग प्रकार के इसके फायदे हो सकते हैं, साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर लाभ है किसी चीज़ के तो उसके क्या डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आप लोग यहाँ से नोट्स से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अलग अलग इसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, AI के जो क्या नुकसान क्या होते हैं, बेरोजगारी का कारण है, मतलब इससे आप लोगों ने देखा होगा बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्त नहीं होता, उच्चतम कम शिक्षा, मतलब कम समय में आप अच्छी लागत कर सकते हैं, आप लोगों को पता है नहीं, अलग अलग प्रकार के उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, अनुभव के साथ में बेहतरीन नहीं होता। ठीक है, ये सही और गलत का फर्क को नहीं समझ पाता है AI। ठीक है, तो AI के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, साथ में इसके कुछ एप्लीकेशंस को भी पढ़ करके जाना है कि AI से क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा हेल्थ केयर के रूप में हम लोग AI का यूज़ कर रहे हैं आजकल, बिजनेस के रूप में भी हम लोग AI का यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन के रूप में हम लोग AI का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग फाइनेंस के रूप में हम लोग AI टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, साथ में लॉ के भी रूप में आप लोग AI का यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी हम लोग AI टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। सेम इसी प्रकार से आपके पास एक्सपर्ट कंप्यूटर पूछता है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आपको वो पूछता है। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो क्या होता है, बिना ज्ञान, बिना कुछ दिए हुए, बिना इंस्ट्रक्शन के वो क्या करता है, आपके कार्य को क्या करता है, कंप्लीट करता है। उसे बोला जाता है, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। मतलब उसमें एक ऐसी टेक्निक्स दी जाती है जिसके माध्यम से वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने कार्य को करता है ना, जिसके लिए हम लोग अलग अलग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में इसका हम लोग AI का यूज़ करते हैं। इसके कुछ अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आप लोगों के पास जैसे एडवांटेज की बात करेंगे तो एक होता है कंसिस्टेंसी होता है, एक मेमोरी होती है, लॉजिक होता है, इसके बाद में एक्सेसिबिलिटी होती है, अलग प्रकार की अवेलेबिलिटी होती है, अलग अलग प्रकार के इसके और लॉन्गिट्यूड भी होती है। ठीक है, ये कुछ एडवांटेज होते हैं और साथ में फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज मतलब आप लोगों को टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है, एक विशिष्ट काम के लिए भी इसको किया जाता है, इमोशन लेस होता है, मतलब कोई सोचने, मतलब किसी प्रकार का इसको आपके समझने की क्षमता नहीं होती, साथ में कम्युनिकेशन लेस होता है। ठीक है, मतलब इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट कंप्यूटर सिस्टम का। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ना, ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग को भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। इसमें आप लोगों ने जो डाटा होता है वो वेबसाइट या किसी प्रकार की ड्राइव के ऊपर स्टोर किया जाता है, जिसके लिए हम लोगों को क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोर के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिसके लिए गूगल ड्राइव होता है, आप लोगों ने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव होती है, एक एग्जेंड, अलग अलग प्रकार के आप लोगों के पास स्टोरेज, क्लाउड मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, है ना। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइवेटली होता है, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, एक होता है आप लोगों का पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, अलग अलग प्रकार के इसके टाइप से होते हैं, कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये अलग अलग 4 प्रकार के इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार होते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को ये जो था आप लोगों के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें आप लोगों को गूगल ड्राइव, गूगल फॉर्म, ये आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग इसको भी पढ़ करके जाए एग्जाम्स में, हाँ ठीक है। ये आप लोगों की जो अभी तक के मैंने बताया, एक जो क्वेश्चन थे काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इस प्रकार से इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।